नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मानव विकास की इन्हीं आधार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों को साथ में लेकर मैं राकेश अंदानिया एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे जी मिचलाने और भूख मरने से जुड़े राज की, बताएंगे क्या है रेगिस्तान को हरा भरा करने का नया समाधान और जानेंगे कब हुई बर्तन बनाने की शुरुआत। तो शुरू करते हैं ज्ञान विज्ञान का ये रोमांचक सफर। पेट की गड़बड़ी, इन्फेक्शन या खराब खाना जी मिचलाने और उल्टी का एक आम कारण है। इसके अलावा भी कई तरह के रोगों में उपचार के साइड इफेक्ट के तौर पर भी उल्टी आ जाती है। लेकिन आपने देखा होगा कि जी मिचलाने और उल्टी आने पर भूख मर जाती है, खाने की इच्छा नहीं होती। वैज्ञानिकों ने इसी प्रतिक्रिया पर एक रोचक अध्ययन किया है ज्ञान विज्ञान की इस स्पेशल रिपोर्ट में। जी मिचलाना, उल्टी होना एक आम सी बात है। कई कारण होते हैं जिनसे हमारा शरीर पेट में मौजूद जो भी बाहरी पदार्थ हैं उन्हें उल्टी के द्वारा बाहर कर देता है। अब वो घर में खुशखबरी हो या ओवर ईटिंग, खराब खाना खा लिया हो या कोई खराब स्मेल, लेकिन जब भी ऐसा होता है तो खाने की इच्छा मर जाती है, चाहे आपका पेट बिल्कुल खाली क्यों ना हो। वैज्ञानिकों ने अब इसी सवाल का जवाब तलाश कर लिया है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस जर्मनी के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए इस अध्ययन में ये जानने की कोशिश की गई कि कई बार जब पेट भर जाता है या जी मिचलाने लगे, उल्टी आ जाए तो हमारी भूख क्यों मर जाती है। पूर्व में किए गए अध्ययनों के मुताबिक पेट भरा होने पर खाने के प्रति अनिच्छा मस्तिष्क में सेंट्रल अमिगडाला के एक ही न्यूरॉन्स के समूह से नियंत्रित होती है। माना गया कि उल्टी की स्थिति में भी यही न्यूरॉन समूह सक्रिय होते होंगे। ताजा अध्ययन में शोधकर्ताओं ने चूहों पर प्रयोग किया। लंबे समय से भूखे चूहों पर ऑप्टोजेनेटिक्स नामक प्रकाशीय तकनीक से उन्हें न्यूरॉन्स को सक्रिय किया तो भूखे होने के बाद भी चूहों ने कुछ नहीं खाया, और जैसे ही सेंट्रल अमिगडाला के न्यूरॉन समूह शांत हुए, चूहों ने खाना शुरू कर दिया। लेकिन जब चूहों को मितली पैदा करने वाले रसायनों का इंजेक्शन दिया गया तो वो न्यूरॉन समूह सक्रिय नहीं हुआ, बल्कि सेंट्रल अमिगडाला के मध्य भाग के DLK1 न्यूरॉन्स सक्रिय हुए, जो तब सक्रिय नहीं हुए थे जब चूहों का पेट सामान्य रूप से भर गया था। इससे पता चला कि मस्तिष्क में तृप्ति और मितली के कारण खाने की अनिच्छा दो अलग जगह से नियंत्रित होती है। जैसे ही DLK1 न्यूरॉन्स की गतिविधि को अवरुद्ध किया गया तो मितली की समस्या के बाद भी चूहों ने खाना खा लिया। ये अध्ययन अनियमित खानपान, मोटापे या एनोरेक्सिया जैसी समस्याओं को समझने में मददगार हो सकता है। इसके अलावा कैंसर उपचारों में भी जी मिचलाना और उल्टी आम साइड इफेक्ट है, जिससे पीड़ित खाना नहीं खा पाते। ये ताजा जानकारी इस समस्या में भी कारगर समाधान तलाशने में मददगार हो सकती है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं के ताजा अध्ययन ने एक नई उम्मीद जगाई है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि पानी की सूक्ष्म बूंदों से खनिजों के नैनो पार्टिकल्स बनाए जा सकते हैं। यह नतीजे प्राकृतिक रूप से फसलों के उत्पादन को बढ़ाने और तेजी से बढ़ रहे रेगिस्तान को हरा भरा रखने में मदद कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मिट्टी खेती के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है जिसमें सभी फसलें पनपती हैं। मिट्टी का बनना एक प्राकृतिक और लंबी प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों और रेत के कणों के टूटने से मिट्टी बनती है। 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने के लिए लगभग 200 से 400 साल का समय लग सकता है। इस दिशा में शोध करते हुए IIT मद्रास के रसायन विभाग के प्रोफेसर थलिप्पल प्रदीप और उनकी शोध टीम ने एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया प्रदर्शित की है, जिससे सामान्य खनिजों को पानी की सूक्ष्म बूंदों द्वारा तोड़ा जा सकता है और नैनो पार्टिकल्स बनाए जा सकते हैं। अपने प्रयोग में उन्होंने पाया कि नदी की रेत, माणिक और एल्यूमिना जैसे कठोर खनिज छोटे आवेशित पानी की बूंदों में शामिल होकर मिलीसेकंड में स्वतः ही नैनो पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। इस प्रकार नैनो पार्टिकल्स को एकत्रित कर उन्नत तरीकों से उनकी विशेषता बताई गई।
कंप्यूटर सिमुलेशन से पता चला कि ये घटना प्रोटॉन प्रेरित स्लिप नामक प्रक्रिया द्वारा हो सकती है, जिसमें खनिजों में परमाणु परतें प्रोटॉन की सहायता से एक दूसरे के बीच खिसकती है। पानी की छोटी बूंदों में प्रोटॉन और अन्य प्रतिक्रियाशील प्रजातियां होती हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि पृथ्वी पर गिरने वाले सूक्ष्म बूंदों की बौछार नैनो पार्टिकल्स और अणुओं से बनी होती हैं, जो इस ग्रह के रासायनिक और जैविक विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। प्रोफेसर थलिप्पल प्रदीप ने कहा, हमने जो विज्ञान बताया है, अगर वो प्रकृति में होता है तो चट्टानों को प्राकृतिक नैनो पार्टिकल्स में बदलने का एक महत्वपूर्ण तीव्र तरीका हो सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये तेजी से रेत को मिट्टी में बदलने का तरीका है। इस शोध द्वारा भविष्य में पर्याप्त संसाधनों के साथ रेगिस्तानों को हरा भरा करने में मदद मिल सकती है। साथ ही साथ सिलिका जैसे खनिजों के नैनो पार्टिकल्स चावल और गेहूं जैसी फसलों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आज के आधुनिक युग में सुविधाओं के बीच हम भूल चुके हैं कि यहाँ तक का सफ़र हमने कैसे तय किया। लेकिन सच तो यही है, मानव के पूर्वजों ने कड़ी मेहनत की है। यह उनकी जिज्ञासा और समझ ही थी जो आज की तकनीक का आधार बनी। ऐसा ही एक विकास था खाने पीने के लिए बर्तनों का उपयोग। तो आइए जानते हैं कैसे और कब मानव ने बर्तन बनाने शुरू किए। पारंपरिक घरों में धातुओं के बर्तन, आधुनिक घरों में चीनी और कांच के महंगे बर्तन, आम घरों में स्टील या मेलेमाइन की सुंदर डिजाइन है। आज बर्तन सिर्फ खाने पीने और सामान रखने की जरूरत भर नहीं, बल्कि सजावट और स्टेटस का सिंबल भी बन गए हैं। लेकिन एक चीज कॉमन है, बर्तनों का उपयोग। लेकिन क्या आप जानते हैं ये बर्तन मानव जीवन में कैसे आए और सभ्य समाज का हिस्सा बन गए? आइए जानते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि मानव ने आग के आविष्कार के बाद पका हुआ भोजन करना शुरू किया और तभी से उसे ये ख्याल आया कि मांस या वनस्पति को आग पर पकाने के लिए माध्यम चाहिए। शुरुआत हुई होगी लकड़ी और पत्थरों से, जिसमें उसने पहले ही पानी जमा करना शुरू कर दिया था। लेकिन यह सटीक समाधान नहीं था। लकड़ी और पत्थरों के ही गोल आकारों से उसे अंदाजा हुआ कि ऐसी चीज चाहिए जिसे आसानी से आग पर रखा जा सके और उसमें तरल पदार्थ सुरक्षित रहें। पहले जानवरों की हड्डियों को तराशकर उन्हें इस्तेमाल किया गया। धीरे धीरे मिट्टी को गूंथकर उन्हें मनमाफिक बर्तनों का आकार देना शुरू किया गया और यही बर्तनों की शुरुआत थी। सबसे पहले ज्ञात मिट्टी के बर्तन चीन के जियांगशी में खोजे गए थे, जो लगभग 18,000 ईसा पूर्व के हैं। तो ये वो समय है जब कहा जा सकता है कि मानव खुद से बर्तन बनाकर उनका उपयोग करने लगा था। इसके अलावा चेक गणराज्य के डोल्नी वेस्तोनिस में भी आज से लगभग 30,000 साल पुराने मिट्टी से बनी मूर्तियों के रूप में कुछ प्रयोगों के प्रमाण मिलते हैं। प्रारंभिक नवपाषाण युग यानी ईसा से लगभग 8,000 वर्ष पूर्व के साक्ष्य बताते हैं कि मानव ने अनाज सुखाने और रोटी पकाने के लिए विशेष भट्टियां बनानी शुरू कर दी थीं, जिससे आग को नियंत्रित करके उच्च तापमान पर मिट्टी के बर्तन बनाने की सुविधा मिली होगी। मिट्टी के बर्तन मानव द्वारा निर्मित पहली सामग्री कहे जा सकते हैं। यही वो समय था जब मिस्र में भट्टियों के अधिक गर्म होने पर कांच की खोज हुई, जिससे मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन चमक आई। यहाँ से बर्तनों की सजावट, सुंदरता का दौर शुरू हुआ। साथ ही सुंदर मूर्तियां, कलाकृतियों का निर्माण भी जुड़ता गया। जीवन शैली बदली और जरूरत ने कला के साथ विलासिता का रूप ले लिया। बहुमूल्य धातुओं का उपयोग शुरू हो गया। हालांकि मिट्टी के उपयोग की परंपरा आज भी जिंदा है, भले ही बर्तनों के रूप में न सही, लेकिन मिट्टी के घड़े, गमले और सजावटी सामान अभी भी बनते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको रोचक लगी होगी।
अब जब भी आप किसी बर्तन का उपयोग करेंगे तो मानव की उस सोच को जरूर याद करेंगे जिसने आपको बर्तन में खाने की परंपरा दी। और इस वक्त विज्ञान जगत में क्या कुछ नया हो रहा है, जानने के लिए नजर डालते हैं विज्ञान जगत की ताजा गतिविधियों पर। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने 5 जून 2024 को अपने एक सहयोगी बुच विल्मर के साथ तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरी और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की 25 घंटे की उड़ान पर बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में सवार पहली सदस्य के रूप में इतिहास रच दिया। बोइंग स्टारलाइनर आंशिक रूप से रीयूजेबल अंतरिक्ष यान का एक वर्ग है जिसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और अन्य निम्न पृथ्वी कक्षा गंतव्यों पर चालक दल को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। सुनीता और बुच दोनों ही ISS में लगभग 1 सप्ताह तक रहेंगे। उसके बाद वे धरती के वायुमंडल में वापस प्रवेश करेंगे। जीव जगत में सबसे बड़े जीनोम का पता लगाना एक अविश्वसनीय खोज है। न्यू कैलेडोनियन फोर्क फर्न प्रजाति का जीनोम दुनिया में जीव विज्ञान का सबसे बड़ा जीनोम है। 100 मीटर से अधिक DNA के साथ छोटे साधारण फर्न में ग्रह पर किसी भी जीवित जीव के न्यूक्लियस में संग्रहित DNA की सबसे बड़ी मात्रा होती है। मानव जीनोम में 3.1 गीगाबेस पेयर्स हैं जो लगभग 2 मीटर लंबे हो सकते हैं, जबकि इस फर्न में 160.45 गीगाबेस पेयर्स हैं। 100 मीटर से अधिक DNA के साथ न्यू कैलेडोनियन फोर्क फर्न प्रजाति मनुष्यों की तुलना में 50 गुना अधिक DNA पाया गया। यह फर्न की दुर्लभ प्रजाति है जो न्यू कैलेडोनिया के द्वीप में पाई जाती है। हैरानी की बात है कि बड़ा जीनोम होना आमतौर पर कोई फायदा नहीं होता। पौधों के मामले में बड़ी मात्रा में DNA रखने वाली प्रजातियां धीमी गति से बढ़ती है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे ऐसी ही नई पुरानी रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।